नमस्कार मित्रों। भीम भाष्य इस मेरे ऑडियो विजुअल पॉडकास्ट सीरीज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। भीम भाष्य इस दृक श्राव्य श्रृंखला में महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो बहुआयामी प्रतिभा थी, उसके 25 पहलू, 25 आविष्कार मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। इस श्रृंखला में करीबन 20 मिनट का एक ऐसे कुल मिला के 54 एपिसोड्स, 54 चरण इसमें शामिल है। इस माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की, उनका कार्य, उनके विचार, उनकी फलसफी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने हमारे भारत देश के लिए जो सपना देखा था वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले कई चरणों में हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार के नाते जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उसकी चर्चा करते आए हैं। और पिछले 2 चरण में हमने जो पहला मसौदा, संविधान का पहला मसौदा जो संविधान सभा को पेश किया गया था, उसके बारे में हमने चर्चा की है। अब चलते हैं अंतिम मसौदा, जो अंतिम मसौदा जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान सभा के सामने रखा और उस पर चर्चा की। वो दिन था 25 नवंबर 1949। दूसरे ही दिन संविधान पारित हो गया। वो दिन था 26 नवंबर 1949 और उसके ठीक 2 महीने बाद में 26 जनवरी 1950 इस महान दिवस पर हमारा देश प्रजासत्ताक हो गया। संविधान का जो पहला मसौदा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने तैयार किया और संविधान सभा को पेश किया, पहला मसौदा, वो दिन था 4 नवंबर 1948। उसके 13 महीने बाद लगातार चर्चा हो गई उसके ऊपर और 3 बार उस मसौदे पर 3 बार उसको पढ़ा गया, उसके बारे में चर्चा हो गई और एक एक करके सारे नियमावली का स्वीकार किया गया। अंत में 25 नवंबर 1949 इस दिन तीसरा और जो अंतिम वाचन हुआ, जो अंतिम चर्चा हो गई, उसके अंत में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो भाष्य किया, वो भाष्य केवल ऐतिहासिक ही नहीं, केवल मंत्रमुग्ध करने वाला ही नहीं, उसका महत्व जो है वो कालातीत महत्व है। उस अभिभाषण के कुछ अंश मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं और मैं डॉक्टर अंबेडकर जी को उद्धृत कर रहा हूं। वो कहते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक जो हो गई वो 9 दिसंबर 1946 में। उसे देखते हुए आज तक 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन का काल बीत चुका है। संविधान सभा का जो सेशंस हो गए वो 11 सेशंस हो गए और कामकाज के दिन थे 165। उसमें से 114 दिन मसौदा समिति ने संविधान सभा के विचारार्थ पेश किया हुआ जो मसौदा था उसकी चर्चा करने में 114 दिन लग गए। मसौदा समिति ने जो संविधान सभा को पहला मसौदा पेश किया था उसमें 315 अनुच्छेद थे और 8 परिशिष्ट इनका भी समावेश था। लेकिन विचार विनिमय के अंतिम स्टेज में
अनुच्छेद की संख्या बढ़ते बढ़ते 386 हो गई और जो अंतिम मसौदा तैयार हो गया भारतीय राज्य घटना का, भारतीय संविधान का, उसमें 395 अनुच्छेद और 8 परिशिष्टों का समावेश है। और मसौदा संविधान जो था उस पर जो अमेंडमेंट सजेस्ट की गई, अमेंडमेंट का प्रस्ताव दिया था, वो अमेंडमेंट का उसकी संख्या थी 7635 और उसमें से 2473 इतनी अमेंडमेंट्स प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा में उसकी चर्चा की गई। आगे चलकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सबका आभार प्रदर्शन करते हैं। वो कहते हैं कि ये सिर्फ मेरा श्रेय नहीं है, बहुत बड़ा मन दिखाकर वो सबको श्रेय देते हैं। आगे चलकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कहते हैं, मैं उनको उद्धृत कर रहा हूं। इस संविधान की जो गुणवत्ता है उसके बारे में मैं और चर्चा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी राय में संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, उस पर जो लोग अमल करने वाले हैं वो अगर अप्रामाणिक है तो अच्छा संविधान भी बुरा साबित हो सकता है। और संविधान चाहे कितना भी बुरा हो, उस पर अमल करने वाले लोग अगर प्रामाणिक है तो वो बुरा संविधान भी बहुत अच्छा साबित हो सकता है। आगे चलकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं, और मैं उन्हें उद्धृत कर रहा हूं, संविधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा है उसके बारे में मैं बोलना चाहता हूं। हमारे संविधान में सत्ता का आवश्यकता से ज्यादा केंद्रीकरण हो गया है और जो प्रांत है, राज्य है, उन्हें नगर परिषद के लेवल पर लाया गया है। ऐसी एक गंभीर तकरार, ऐसा गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि यह दृष्टिकोण केवल अतिशयोक्तिपूर्ण ही नहीं, तो संविधान को क्या काम करना चाहिए इसके बारे में जो गलतफहमी है उस पर यह आधारित है। संघ राज्य का मूल तत्व यह होता है कि विधिमंडल और कार्यकारी मंडल, इनमें जो सत्ता होती है उस सत्ता को केंद्र और राज्यों में उसका विभाजन करना, और यह विभाजन जो है वो केंद्र सरकार के किसी भी कायदे से नहीं होता है, वो सिर्फ संविधान से ही होता है। हमारे संविधान के अंतर्गत जो राज्य है वो सबका विधि विषयक या तो कार्यकारी अधिकार के लिए किसी भी प्रकार से, दोनों तरफ से, वो केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं है। इस संदर्भ में केंद्र और राज्य एक ही लेवल पर है और ऐसे संविधान को केंद्रीभूत कहा जाए, इसको समझना बहुत मुश्किल है। इस तरह से ये जो आरोप है, केंद्रीकरण का जो आरोप है, यह आरोप उन्होंने निष्प्रभ ठहराया। आगे चलकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है उनके भाषण का, वो कहते हैं, मैं उन्हें उद्धृत कर रहा हूं, इस जगह पर मैं मेरा भाष्य खत्म कर सकता था, लेकिन मेरा मन हमारे देश के भवितव्य के बारे में इतना चिंताग्रस्त है कि उसके बारे में मेरी जो राय है वो व्यक्त करने के लिए मुझे इस प्रसंग का उपयोग करना चाहिए, ये मेरी भावना है। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं, 26 जनवरी 1950 इस दिन भारत एक प्रजासत्ताक हो जाएगा।
उसकी स्वतंत्रता का क्या होगा? भारत अपनी स्वतंत्रता कायम रखेगा या फिर से गंवा बैठेगा? ये विचार मेरे मन में पहले उभर आता है। भारत कभी भी स्वतंत्र इसके पहले नहीं था, ऐसी बात नहीं है। मुद्दा यह है कि जो स्वतंत्रता पहले उसे मिली थी, वो उसने गंवाई। क्या वो दूसरी बार वो गंवाएगा? भवितव्य के बारे में ये विचार मुझे सर्वाधिक चिंताग्रस्त करता है। भूतकाल में हमारे भारत देश ने अपनी स्वतंत्रता को खो दिया है। इतना ही नहीं, तो वो जो बात हुई वो देश में कुछ लोगों की बेईमानी और विश्वासघात के कारण हो गई। उसके कारण हम लोग हमारी स्वतंत्रता गंवाए बैठे थे। फिर वहां उन्होंने बहुत सारे मिसाल दिए हैं, जयचंद लेके अनेकों के मिसाल दिए हैं। आगे चलकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं, इतिहास की पुनरावृत्ति होगी क्या? इस विचार से मैं चिंतित हूं। जाति और संप्रदाय के स्वरूप में जो हमारे पुराने शत्रु है, उसी के साथ भिन्न और परस्पर विरोधी विचार प्रणाली होने वाले राजनीतिक दलों की भी उसमें अपना नया बोझ डालने वाले हैं। इस वास्तव से मैं अधिक चिंतित हो गया हूं। भारत के लोग अपनी तत्व प्रणाली से देश को बड़ा मानेंगे या देश से भी ज्यादा अपने तत्व प्रणाली को बड़ा मानेंगे, मुझे पता नहीं है। एक बात मात्र निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, अगर राजनीतिक दल अपनी तत्व प्रणाली को देश से ऊपर रखते हैं, देश से भी बड़ा मानते हैं, हमारी स्वतंत्रता दूसरी बार धोखे में आ सकती है और शायद कायम रूप से हम स्वतंत्रता गंवा बैठेंगे। इस संभाव्यता से लड़ने के लिए हम सबको कटिबद्ध होना चाहिए। अपने खून का अंतिम बूंद रहने तक स्वतंत्रता की रक्षा करने का निश्चय हम सबको करना चाहिए। आगे चलकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी कहते हैं, और ये जो उनका कहना है वो हर एक भारतीय को पढ़ना चाहिए और याद रखना चाहिए। अब मैं उनको उद्धृत कर रहा हूं। 26 जनवरी 1950, इस दिन हम लोग एक विसंगति पूर्ण जीवन में प्रवेश करेंगे। राजनीति में हमारे पास समता रहेगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमारे साथ विषमता रहेगी। राजनीति में हर एक व्यक्ति को एक मत और हर एक मत का समान मूल्य, इस तत्व को हम मान लेंगे। लेकिन जो हमारी सामाजिक और आर्थिक संरचना है, उसकी वजह से हर एक व्यक्ति को समान मूल्य, ये तत्व हम नाकारते रहेंगे। कब तक हम लोग ऐसे परस्पर विरोधी जीवन में जीने जा रहे हैं? हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में और कब तक हम समता को नाकारने वाले हैं? अगर हम अधिक काल तक इसे नाकारते रहेंगे, हमारा जो राजनीतिक लोकतंत्र है वो धोखे में आए बगैर रह नहीं सकता। ये जो विसंगति है, इस विसंगति को जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी हमें दूर करना है। अन्यथा जिन्हें इस विषमता के दुष्परिणाम सहने पड़ते हैं, वो लोग संविधान सभा ने जो बहुत परिश्रम लेके ये जो राजनीतिक लोकतंत्र निर्माण करने का प्रयास किया है,
उसकी संरचना वो लोग उद्ध्वस्त करके रहेंगे। अनकोट। आगे चलकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी कहते हैं कि हम लोगों में और एक कमी है, और वो ये है, बंधुता का जो तत्व है उसे हम मानते नहीं है। बंधुता क्या होता है? अगर सारे भारतीय लोग एक है तो सारे भारतीयों में बंधुता की समान भावना होनी चाहिए, और ये तत्व सामाजिक जीवन को एकता प्राप्त करके दे सकता है। लेकिन ये बात हासिल करना बहुत मुश्किल है। अंत में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी कहते हैं, स्वतंत्रता ये तो खुशी की बात है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस स्वतंत्रता ने हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली है। इसको हमें कतई भूलना नहीं चाहिए। इस स्वतंत्रता की वजह से किसी भी बुरे बात के लिए अभी हम अंग्रेजों पर दोषारोपण नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ बुरी बात होती है तो उसके लिए अपने आप को छोड़ के और किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते। अनुचित घटना होने का बड़ा धोखा है। समय बहुत तेजी से बदल रहा है। जिस संविधान में हम लोग अपने लोगों का लोगों के लिए चुनाव किया हुआ शासन, इस तत्व को हम लोग पाल रहे हैं। ये तत्व अगर हमें सुरक्षित रखना है तो हमारे रास्ते में जो भी कठिनाइयां आएंगी, कौन सी कठिनाइयां आ सकती है, ये हमको पहचानना जरूरी है। ये बात अगर हम पहचानते हैं तो लोगों ने चुनाव किया हुआ सरकार, उसकी तुलना में लोगों के लिए कार्यरत सरकार, उस सरकार को लोग प्राधान्य देने की तरफ मुड़ जाएंगे, और इसके लिए आगे बढ़ने में हम लोग दुर्बल नहीं रहने चाहिए। देश की सेवा करने का यही तो एकमात्र मार्ग है। इससे अधिक अच्छा मार्ग दूसरा कोई भी नहीं। मैं ये मानता हूं कि इसके सिवा और कोई भी दूसरा मार्ग नहीं है देश की सेवा करने का। यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रुक जाते हैं। ये जो भाष्य है, ये भाष्य इतना महत्वपूर्ण है। मैंने उनके भाष्य का खाली कुछ अंश बताया है, लेकिन सही मायने में ये ऐतिहासिक भाष्य है, और इसका महत्व जो है वो कालातीत है। इस पर हर एक भारतीय को विचार करना चाहिए। अब हम चलते हैं उस ओर जहां भारतीय संविधान पर उनकी कड़ी आलोचना, संविधान की कड़ी आलोचना की गई है। डॉक्टर अंबेडकर, सारे लोग भारतीय संविधान के प्रमुख प्रधान शिल्पकार के रूप में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर माने जाते हैं। लेकिन हाल ही में अरुण शौरी, इन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्हें खोटा मनु ठहराया है। शौरी, इन्होंने जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पर जो उनकी जो आलोचना की है, उसको तो हम टाल सकते हैं, अनदेखी कर सकते हैं। लेकिन अगर उसे अनदेखी करेंगे तो कुछ लोगों को ऐसे लगेगा कि उनकी जो आलोचना है वो सही है, और डॉक्टर अंबेडकर जी को संविधान का श्रेय देना गलत है। ये ऐसी गलतफहमी नहीं होने के लिए मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में जो अरुण शौरी जी ने जो आलोचना की है वो कैसी द्वेषमूलक और गलत है, इस बात को हमें समझना चाहिए।
शौरी जी ने जो आलोचना की है उसमें 3 मुद्दे मुख्य रूप से है। पहला मुद्दा ये है कि नियमावली का मसौदा बनाने का काम ये एक्सपर्ट लोगों के उपसमिति के सदस्यों ने कर लिया था। मसौदा समिति का काम जो था वो काम और उनकी जिम्मेदारी मसौदे को विशिष्ट आकार देने पर ही मर्यादित थी और उनकी जो सूचना है वो सब बाद में प्लेनरी सेशन में विचार के लिए, चर्चा के लिए ली जाती थी। इसका मतलब है, अरुण शौरी जी कहते हैं, कि डॉक्टर अंबेडकर जी का मसौदे में जो मूल लेखन है उस पर कुछ भी प्रभाव पड़ा नहीं हो सकता। दूसरा मुद्दा जो अरुण शौरी जी ने उठाया वो ये है कि प्रत्येक नियमावली के लिए जो मार्गदर्शक तत्व थे वो तो कांग्रेस दल की तरफ से सुनिश्चित किए जाते थे और उसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर जी को कुछ भी मालूमात नहीं थी। तीसरा मुद्दा यह है कि उपसमिति, मसौदा समिति और प्लेनरी सेशन इसमें सहभाग लेते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कई बार अल्पमत में थे। ये 3 प्रमुख मुद्दे अरुण शौरी जी ने उठाए हैं। मेरे मन में कोई भी संदेह नहीं कि डॉक्टर अंबेडकर जी पर अरुण शौरी जी ने जो आलोचना की है वो बिल्कुल झूठी और दिशा भूल करने वाली है और बहुत बड़े प्रमाण पर अन्यायकारक है। मसौदा समिति की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर अंबेडकर जी 2 समितियों के सदस्य थे, सल्लागार समिति और ऊर्जा समिति। सल्लागार समिति का जहां तक ताल्लुक है उसकी 2 बहुत ही महत्वपूर्ण उपसमितियां थी। एक तो मूलभूत हकों के बारे में उपसमिति और दूसरी थी अल्पसंख्यकों के लिए जो उपसमिति थी वो। और पहला जो मसौदा तैयार होता था वो बनाने की जिम्मेदारी चाहे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की नहीं हो, फिर भी मसौदा समिति के अध्यक्ष होने के नाते उस नियमावली के स्वरूप को अंतिम आकार दे के संविधान सभा के पास भेजने की जिम्मेदारी थी वो केवल डॉक्टर अम्बेडकर जी की थी। दूसरी बात यह है कि संविधान सभा ने बहुत सारे मसौदों पर चर्चा की। 3 बार जो पहला मसौदा था उसके ऊपर 3 बार चर्चा की और हर एक बार मसौदा समिति के अध्यक्षता के रूप में डॉक्टर अंबेडकर जी ने सारी चर्चा को सही दिशा देने का और नियमावली को ठोस रूप देने का महत् कार्य अगर किसने किया होगा तो वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किया है। डॉक्टर अम्बेडकर जी किसके सामने बात कर रहे थे? डॉक्टर अम्बेडकर जी बात कर रहे थे 200 से ज्यादा 300 के करीबन 300 लोगों की जो संविधान सभा थी उसके साथ, जिसमें देश के जो इंटेलेक्चुअल क्रीम कहा जा सकता है सारे देश के नेतागण वहां पर थे और उनके साथ चर्चा करते वक्त हर एक प्रस्ताव के बारे में दोनों साइड्स जो है वो समझाकर लोगों में इतने बड़े गुट में समझौता करने का और कंसेंसस जिसको कहते हैं मतैक्य करने की जो बहुत ही कठिन जिम्मेदारी थी वो निभाने का काम सिर्फ एक व्यक्ति ने किया है और वो व्यक्ति है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। आप कल्पना कर सकते हैं हाउसिंग सोसाइटी की मीटिंग होती है और उसमें लिफ्ट मन के सैलरी का इशू होता है, फिर भी उसमें 3 घंटे लगते हैं, लोग बहस करते रहते हैं। यहां पूरे देश के भविष्य की बात हो रही थी और देश के 300 से कम विद्वान उसमें शरीक हो गए थे, उसमें शामिल हो गए थे। ये सबको कन्विंस करना, ये सबके ऊपर प्रभाव डाल के सबकी जो राय है वो समझ में लेके उसी को कंसेंसस में परावर्तित करना और जो नियमावली बनाई गई थी, जो मसौदा बनाया गया था उसको ठोस रूप देने का काम अगर किसने किया है तो सिर्फ एक व्यक्ति ने किया है और वो व्यक्ति है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ये तो हमें मानना ही होगा। दूसरी बात यह है कि मसौदा समिति में
उसकी कार्यवाही में कई सदस्य दीर्घकाल अनुपस्थित रहते थे। इसके लिए पूरा काम डॉक्टर अंबेडकर जी के सर पर आ गया था। टीटी कृष्णमाचारी जो उसके सदस्य थे, जो भारत के वित्त मंत्री हो गए बाद में, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, और मैं उनको कोट कर रहा हूं, अंतिमता यह बात हो गई कि संविधान का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर इनके कंधे पर आ पड़ी, और उन्होंने जिस तरह से इस कार्य को संभाला, उसकी पूर्तता की, वो कार्य निस्संशय स्पृहणीय था। ये शब्द है टीटी कृष्णमाचारी के, जो कि वहां पर मौजूद थे और मसौदा समिति में ही काम करते थे। आगे चलकर देखते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने क्या कहा है डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में, उनके योगदान के बारे में। वे कहते हैं, और मैं उन्हें उद्धृत कर रहा हूं, संविधान सभा की अध्यक्षता के रूप में इस कुर्सी पर बैठे बैठे मैं दरदीन के काम की समीक्षा कर रहा था, और कोई भी नहीं जान सकता है वो बात मैं जान सका, और वो ये थी कि मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, उनको तबीयत साथ नहीं देने के बावजूद भी बड़े उत्साह से और बड़ी आत्मीयता से उन्होंने अपना काम पूरा किया है। और मसौदा समिति में जो लोग नहीं आ रहे थे, अनुपस्थिति का प्रमाण बहुत ज्यादा था, वो सामने रखते हुए डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो कार्य किया है वो और भी अधिक लक्षणीय हो जाता है। डॉक्टर अंबेडकर, इनको मसौदा समिति में नियुक्त करना, मसौदा समिति का अध्यक्ष पद उन्हें देना, ये हमारा निर्णय अत्यंत उचित, इतना उचित हो गया कि उसकी कोई तुलना ही नहीं कर सकते। उनकी नियुक्ति डॉक्टर अंबेडकर जी ने पूरी तरह से सार्थ बनाई। उन्होंने जो कार्य दिखाया है इस संविधान समिति में, संविधान सभा में, वो केवल दैदीप्यमान कार्य है, अनकोट। अब देखिए, जब ये सारी बातें हो रही थी तब अरुण शौरी कहां थे? वो कहीं पर भी नहीं थे, उनकी उम्र भी नहीं होगी समझने की। अब देखिए कि वहां टीटी कृष्णमाचारी थे, जो कि मसौदा समिति के सदस्य थे। उन्होंने अपनी बात कही है डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में, और संविधान सभा के, साक्षात संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने भी यही कहा है, और उन्होंने भी सबसे ज्यादा श्रेय किसको दिया है? तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी को दिया है। अब ये बताइए कि अरुण शौरी जी वो वहां कहीं पर भी नहीं थे, और टीटी कृष्णमाचारी जैसे आदमी, जो व्यक्ति जो समिति का, मसौदा समिति का सदस्य था और साक्षात सभापति, अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष, इन्होंने पूरी तरह से श्रेय दिया है, वो डॉक्टर अंबेडकर जी को दिया है। तो आप ये बताइए कि इसमें कौन किसको गुमराह कर रहा है? साबित होता है, स्पष्ट रूप से साबित होता है कि अरुण शौरी जी ने जो आलोचना की है वो पूरी तरह से अग्राह्य है और द्वेष मूलक है। भारतीय संविधान के रचना में डॉक्टर अंबेडकर जी की भूमिका, उनका कार्य निर्णायक रूप का था, और इस घटना का आकृतिबंध जो है वो उन्होंने ही बनाया है, इसमें कोई संदेह नहीं। समिति के प्रस्तावों को पुनर्लेखन करके उसे मसौदा समिति और संविधान सभा में उसके पीछे लग के उसको अंतिम तर्कशुद्ध स्वरूप देने में डॉक्टर अंबेडकर जी का ही तो ये योगदान था। अब दूसरी मुसीबत देखिए, सबने मंजूर किया है, सबने मान्य किया है, इतना काम करने के बावजूद भी, चूंकि महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का कई बार विवाद हो गए उनके, शायद इसी कारण से कांग्रेस दल ने
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को कभी भी संविधान बनाने का श्रेय नहीं दिया है। हमारे संविधान के प्रधान शिल्पकार का ये जो नामकरण है, ये बिरुदावली है, वो किसने दी थी? वो कांग्रेस के कोई नेता ने नहीं दी थी, कांग्रेस दल ने नहीं दी थी। वो दी थी, उनका नाम है माइकल ब्रेशर, जो कि भारत में ही रहते थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के वो चरित्रकार थे, जिन्होंने ये पूरा काम वहां बैठ के देखा है। उन्होंने ये कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ये भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार और नई संविधान की जो रचना हुई है, इस रचना की जो मुहिम चलाई गई, उसके सेनापति, ये टाइटल उन्होंने दिया है। दूसरी ओर ये भी देखिए कि कभी भी कांग्रेस के होते हुए कभी भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को भारत रत्न की उपाधि नहीं प्राप्त होगी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, वो साल था 1950। उसके बाद 1956 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण हो गया और उसके कई वर्षों बाद और कांग्रेस का सरकार जाने के बाद 1990 में आखिर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को भारत रत्न दिया गया। और वो दिया गया तब प्रधानमंत्री कौन था? वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस के होते हुए उन्हें वो मिलने की कोई भी संभावना नहीं थी। दुख इस बात का लगता है कि इतना बड़ा योगदान देने के बावजूद भी हम लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको श्रेय देने से, डॉक्टर अंबेडकर जी को श्रेय देने से कतराते हैं। ये अपना छोटापन है। इससे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो महनीय कार्य है वो किसी प्रकार से कम नहीं हो सकता। मित्रों, मेरी बात को मैं यहीं पर विराम देता हूं, लेकिन जाने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको ये पॉडकास्ट सीरीज पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे जल्द ही। धन्यवाद। नमस्कार।